Hello my dear students, welcome to your own channel CBSE Booster. This is Nida Khan, your teacher, your mentor, your guide. हमारी NCERT साइंस सीरीज़ चल रही है क्लास 10th की। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके ये होते हैं कि मेटल्स जो होता है आपका, वो ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? कि वो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब क्या? जैसे कि मान लिए हमने लिया यहाँ पर सोडियम। अब बताइए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, एक चीज़ तो देखो देना बहुत आसान है, किसी को दान कर देना, एक चीज़ की तो कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए ये एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ अगर इसके पास हो आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के पास, तो वो मेटल्स कहलाते हैं। कैसे? कौन से एलिमेंट्स? जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। क्या करने के लिए? क्यों करते हैं डोनेट? इसलिए करते हैं कि उनको अपना ऑक्टेट मीन्स 8 ऑक्टेट पूरा करना होता है। अपने ऑक्टेट को, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो 1, 2, 3 हो, उसे डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे मेटल्स कहलाते हैं। समझ में आया? सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और ये इसीलिए क्या होते हैं भाई? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? ये हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन पे, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ है हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, एकदम ऑपोजिट। वो सब्सटेंसेस जिनकी क्या टेंडेंसी हो? जिनकी टेंडेंसी हो लाओ भाई दे दो, गेन करने की। एक्सेप्टर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के, ये लेते हैं। क्यों लेते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं क्लोरीन। हमने माना हमने क्लोरीन ले ली। क्लोरीन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 287। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अब ये बताओ इतने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर क्या करेगा? इतना कोई किसी को दान नहीं करता है, बड़ा बुरा ज़माना है ना। तो भाई ये कहेगा मुझे तो और दे दो, मुझे एक दे दो ताकि मेरे अपने 8 हो जाएं, मैं नहीं दे सकता अपने इतने। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ले लेगा। क्या होगा? ले लेगा, और लेकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट। तो ये क्या हुआ? इसने लिया ना, तो ये एक्सेप्टर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर हुआ। इसलिए ऐसी सब्सटेंसेस जो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स ले ले, वो आपकी नॉन मेटल्स कहलाती हैं। और ये इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे नेचर में। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। और इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया ये देंगे नहीं अपने इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनकी पहचान और ये इनकी डेफिनेशन है। इसलिए डायरेक्टली डिफरेंस पे पहुंचने से पहले नॉन मेटल एंड मेटल के आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो होते क्या हैं। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने डिफरेंस पे। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेटल में ये क्वालिटी है, नॉन मेटल में ये क्वालिटी, तभी तो हम पहचान पाएंगे मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं।
किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब क्या होता है, कंडक्टर्स आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो, जो ईजिली अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने दें, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो होने दें, वो आपके गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन मेटल। जो मेटल में है वो बिल्कुल नॉन मेटल में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर से ईजिली फ्लो नहीं होने देते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं ना, तो यहाँ पर भी है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने इसलिए एक्सेप्शंस को पिंक कलर से अलग रख दिया है ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या एक्सेप्शन है। ऐसे ही आप इसको बना लेना ताकि आपको रोज़ जब आप इसके गो थ्रू होगे तो आपको ये एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलग ही सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं मेन बात से। ठीक है, जब थोड़ा सा घुमाना होता है क्वेश्चन पेपर। तो ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ना, ये कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप होता है। तो ये आपका गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल है, होना पुअर चाहिए बट होता गुड है। ठीक है, कौन? ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट बात, अब मेटल हमारे कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वर्ड और मेलिएबल वर्ड में मैंने देखा है बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको एक छोटा सा निमोनिक बना के याद कर लो। डक्टाइल में कहते हैं ऐसे जिनको आप मेटल जिनको आप ड्रॉन कर सको वायर में, ऐसी सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अब ड्रॉन वर्ड पकड़ लो, ड्रॉन डी से होता है, डक्टाइल डी से होता है। इतनी लाइन तो याद कर लोगे ना, ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर। तो भाई डी से डक्टाइल, डी से ड्रॉन, तो डक्टिलिटी है तो मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, और मैलिएबिलिटी है, मैलिएबिलिटी एम से होता है, इसको ऐसे याद रखो। वैसे मैलिएबिलिटी क्या होता है पहले ये बता दूं, डक्टिलिटी पता चल गई, जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, मेटल्स में ये क्वालिटी होती है। मैलिएबिलिटी होती है दैट इज सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ऐसी सब्सटेंसेस जिनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकें, बीट के उनको शीट की फॉर्म में बदल दें। ठीक है, अब बीट मतलब क्या होता है, मारना, है ना। तो अब इसको ऐसे याद रखो, मैलिएबिलिटी एम से, मैलिएबिलिटी एम से मारना, मतलब मार मार के कभी पतला कर दें उसको शीट की तरह, है ना। तो ऐसे ऐसे याद रखो। तो डी डक्टाइल, ड्रॉन इनटू वायर, एम मैलिएबिलिटी, मार के शीट बना दो, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये मेटल की है, और ये जस्ट ऑपोजिट किस में हो जाती है, नॉन मेटल में। बस सब कुछ ऑपोजिट है। एक बात याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी, बट एक्सेप्शंस याद रखने हैं दोनों में। ओके, दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये इसके ऑपोजिट हो गया, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट लस्टर, लस्टर आप जानते हो, लस्टर मीन्स शाइन, है ना। मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सारे मेटल्स शाइनी हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ भी है। एक कौन सा मेटल है जो शाइनी नहीं होता है, सोडियम, है ना। कौन है, सोडियम। सोडियम में हमारे शाइन नहीं होती है, नॉन शाइनी होता है। दूसरी तरफ ये हमारे नॉन लस्टर्स होते हैं, कौन, नॉन मेटल्स। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ एक्सेप्शन ये है कि आयोडीन जो है हमारा वो एक लस्ट्रस नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो है बट कैसा है, लस्ट्रस है, उसमें शाइन है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, एस फॉर सोनोरस, एस फॉर साउंड, ऐसे याद रखो। ठीक है, ध्यान रहेगा, साउंड से है इसका कनेक्शन। मतलब जो हम साउंड बजाते हैं, जैसे आपकी बेल देखा होगा स्कूल में, बेल बजती है ना, वाइब्रेशंस के थ्रू रिंगिंग रिंग रिंग रिंगिंग वाली जो आवाज़ होती है, तो दैट मीन्स सोनोरस। अभी हम कोई थाली लें, जैसे हमारे पीएम मोदी ने थाली बजवाई थी, मारे उसको खूब मारे, तो उसमें साउंड क्रिएट होगा ना। वो थाली क्या थी, ज़्यादातर घर में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, स्टील के होते हैं, तो ये क्या, ये मेटल थे, इसीलिए ये आवाज़ कर रहे थे, रिंगिंग साउंड होता है इनका। तो ये क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, नॉन सोनोरस, इनमें आवाज़ वगैरह नहीं होती है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट हार्डनेस। ये हमारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो हेयर। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये हमारे हार्ड नहीं होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मतलब आप इनको आराम से नाइफ से कट कर सकते हो। आप सोचो कितने सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, तो ये आपका एक्सेप्शन है। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दूसरी तरफ अब आप नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, ये हार्ड नहीं होते हैं, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, सिवाय डायमंड के। डायमंड तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग है दैट इज़ नोन, है ना। भले ही नॉन मेटल है बट सबसे हार्डेस्ट है, तो यहाँ ये एक्सेप्शन है। ये तो आप इजीली याद रख सकते हो, आपको तो पता ही है डायमंड कितना हार्ड होता है, और डायमंड आपका नॉन मेटल भी होता है ना। ओके, अब अगली बात है हमारी
फिजिकल स्टेट्स आप लोगों ने सबने पढ़ रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे तो और भी होती हैं, बोस, आइंस्टीन वगैरह, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये हैं। तो फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, तो ये आपके मेटल जो है ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। बट आगे क्या है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन में लिखना भूल गई, आप ऐड ऑन कर लेना कि आपकी जो मर्क्यूरी है, एक्सेप्शन क्या, ऑब्वियसली एक्सेप्शन नहीं है, खैर सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करते हैं, मर्क्यूरी आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर में, ये बात याद रखनी है, ओके, एक्सेप्शन नहीं है ये, बट ये याद रखना है कि मर्क्यूरी आपकी रूम टेम्परेचर पे कैसी रहती है, लिक्विड रहती है, और वो है क्या, मेटल है। तो मैंने बताया ये जो तीनों ही उसमें एग्जिस्ट करती हैं। फिर बात आ गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल मोस्टली आपके सॉलिड और गैसेज इस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सिवाय एक नॉन मेटल के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा ये पूछा जाता है, क्या, क्योंकि वो एक ही है बस, वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल, वो कौन सा है, वो ब्रोमीन है। तो आपने ये याद रखना है कि ज़्यादातर सॉलिड एंड गैसेज होते हैं, गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल, बट ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो आपका कौन है, ब्रोमीन है, ओके, याद रखना बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके हाई होते हैं, मैंने एरो पर बनाया, इसका मतलब ये हाई है, ठीक है। बट हाई होते क्यों हैं भाई, मैंने बताया कि ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, कर्रे होते हैं, तो मतलब डेंस होते हैं, डेंस होता है ना आपस में एकदम जुड़े होना, ठीक है, इसके इसलिए हार्ड होते हैं, ये इसलिए आपके होते हैं क्योंकि इतने हार्ड होते हैं, इनके जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक फैमिली होती है, जो लोग जिसमें बहुत फैमिली मेम्बर्स क्लोज होते हैं, जिनमें बहुत प्यार होता है, तो कहते नहीं आप उनको ईजिली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ऐसी फैमिली को, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनका, तो वही इनके साथ होता है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कहते नहीं पैतरा अपनाना पड़ता है, तो वही हाई लेवल का एकदम, तो वही इसमें है कि इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई तरीके से हीट और वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं इस वजह से। बट इसमें भी आपके क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपके, इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम एंड सीजियम, ये सब क्या है, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं। पोटेशियम ये आपके नेट्रियम आपका ये होता है, सोडियम को कहते हैं, लिथियम के आप इनको इवन नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। और ये गैलियम एंड सीजियम आप इन्हें रखोगे हाथों में अपनी पाम में, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये है। अब दूसरी तरफ है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है, आपका नॉन मेटल के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, देखिए एरो, ठीक है, ये लो के लिए है, तो ये लो होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इतनी फोर्सेस नहीं होती हैं अट्रैक्शन की, इतने डेंस नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, इस वजह से ये जो है आपके पास। इसमें क्या है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन क्या है, वही है डायमंड, क्योंकि ये हार्डेस्ट है आपका सब्सटेंस सबसे, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए हमें, इसीलिए ये इसका एक्सेप्शन है। कौन, डायमंड, इसका आपका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, भले ये नॉन मेटल है, ओके। अब हम चलते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, चलो, तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की क्या है। सबसे पहले है हमारा रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी। पहले मेटल का देखते हैं, मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है कि मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। बट कुछ जो होते हैं हमें याद रखना है, कुछ हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं। कैसे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें बेसिस और एसिड्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ हों, जो दोनों का बिहेवियर शो करें, वो एम्फोटेरिक कहलाती है। मतलब इन मिड, ना ही पूरा एसिड ना ही पूरा बेस, ठीक है, तो जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करें ऑक्साइड, वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपके एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या है, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सारे ही मेटल के साथ एक ही लेवल से रिएक्ट करती है, उसकी इंटेंसिटी सब में सेम रहती है, ऐसा नहीं होता है। उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए,
उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत अच्छे से निमोनिक के थ्रू, गाने के थ्रू एक्सप्लेन करी है, ठीक है। जो उसे देखेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने जब पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब उसको बताया है, ठीक है। तो वो काफ़ी बार देखी जाती है उसी पॉइंट पे स्पेशली ज़्यादा, तो आप उसको देखिए, उससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का निमोनिक याद हो जाएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लोअर की तरफ हम आते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वो पता होना चाहिए। तो अब ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कि कोई मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है रूम का, उस पर वो रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो सिर्फ उसी रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, कुछ उनके साथ स्पेशल नहीं करना पड़ता है, रखे रखे रिएक्शन हो जाता है। कौन होते हैं ऐसे? ऐसे होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम। कौन होते हैं? सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर है ये सबसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो हाईली रिएक्टिव हैं। तो रखे रखे इनमें क्या हो जाता है, आग लग जाती है, इतना भयंकर रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई हमें सोडियम और पोटेशियम को इमर्स करके क्यों रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, है ना। वाई वी यूज टू इमर्स सोडियम एंड पोटेशियम इन कैरोसिन ऑयल, यही रीज़न है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विग्रस वे में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और आग लग जाती है। तो कोई एक्सीडेंट ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ये भी आप याद रखें, इसे नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट बात है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करने की। फिर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रांग हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि आपके जिंक, मैग्नीशियम, इनको आपको स्ट्रांग हीट देनी पड़ती है, तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आती है आपकी ऐसे मेटल, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको हमको ना ही वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ना ही स्ट्रांग हीट से होते हैं, उनको बहुत ही देर तक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब वो ऑक्सीजन के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि क्या, ये भी आपके फिर बनाते हैं क्या, अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। जैसे आपका कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में, और क्या बनाता है, अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। और जो बिल्कुल ही नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, आपके सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये सब तो भैया रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बस पड़े रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है। यही कि यही हम नॉन मेटल्स को भी समझ लेते हैं। नॉन मेटल का हमारे ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है, NM मतलब नॉन मेटल, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लेना, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। कौन से ऑक्साइड फॉर्म करता है? नॉन मेटेलिक। और वही मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो फॉर्म हुए हैं ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये फॉर्म हो रहे हैं ये कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल भी होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी कभी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, यहाँ पे ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। कैसा ऑक्साइड फॉर्म हुआ? एसिडिक ऑक्साइड। और यही हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को फिर से रिएक्ट कराया तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये मोनोऑक्साइड जो हमारी फॉर्म हुई है ये कैसी है? ये न्यूट्रल है। तो ये आपके कैसे फॉर्म होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स? आपके एसिडिक एंड न्यूट्रल दोनों। अब आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। फिर अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल का, किसके साथ? सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। पहले हम मेटल का देखते हैं। पहले हमारा मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है? यहाँ मैंने क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो पहले चैप्टर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा है, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ लेस रिएक्टिव चीज़ को डिस्प्लेस कर दे, है ना, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें यही होता है, इसमें जो आपका ये मेटल है जब हम इसको सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे ऐसे मेटल की जो इससे लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? उसको सल्फेट को अपने पास ले जाएगा। यहाँ एग्जांपल देखो आप Zn+USO4 में, और कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करके ये अलग कर देगा, अकेला छोड़ देगा बेचारा, क्योंकि कॉपर हमारा बहुत लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन में। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। तो मेटल और सॉल्ट सोल्यूशन का ऐसा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल का आपका सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। जब नॉन मेटल हमारा सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तब भी यही होता है, वो भी डिस्प्लेस करता है। बट क्या होता है? जैसे कि आप ये ले लो, यहाँ पर आपका है सोडियम,
सोडियम आपका इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा और Cl2 को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, बड़े चालाक होते हैं ये, दूसरे को अलग करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 2NaCl प्लस ब्रोमीन फॉर्म कर लेगा Br2। ठीक है, तो ये है आपके रिएक्शन किसके, मेटल और नॉन मेटल के किसके साथ, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे मेटल हमारा वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, मेटल हमारा वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है। मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ये हमें कैसे पता चलेगा कब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, कब हाइड्रोक्साइड, इसके लिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मेटल हमारा, ऐसे मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएं, मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही मेटल तो रिएक्ट करेंगे जो इतने ज़्यादा खुद ही हाईली रिएक्टिव हैं कि बस एक नॉर्मल ठंडा पानी तक, जिसे गर्म भी ना करना पड़े या नॉर्मल भी ना रखना पड़े, उसी से वो रिएक्ट कर जाए। तो कितना रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो। तो इसीलिए हमारा कौन सा मेटल, सोडियम पोटेशियम, जो मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। हाईली रिएक्टिव मेटल आपके सिर्फ कोल्ड वाटर तक से रिएक्ट कर जाते हैं, और ऐसा वैसा रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही विग्रस वे में रिएक्ट करते हैं, बड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है इनका। जैसे सोडियम प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपकी रिलीज होती है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन है, ईजिली इसमें भी क्या होता है, आग लग जाती है। ठीक है, बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का है। तो क्या है, ये दोनों आपके कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। अगला है हमारा ऐसे मेटल जिनके लिए हमें थोड़ा सा हॉट वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इससे लेस होंगे। लेकिन इससे पहले हम कैल्शियम भी देखेंगे। कैल्शियम भी हमारा रिएक्ट करता है, वायलेंट वे में ही रिएक्ट करता है, बट लेस वायलेंट इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। क्या बात याद रखनी है ये भी वायलेंट रिएक्शन कैल्शियम का और वाटर का। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन निकलेगी, बट ये थोड़ा सा लेस वायलेंट है इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसका एक और नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्या नेम होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हम हॉट वाटर के साथ हमारे जो मेटल रिएक्ट करते हैं, मतलब वो थोड़े लेस रिएक्टिव होंगे ऑब्वियसली, तभी तो हमें उनको हॉट करना पड़ रहा है वाटर को, ताकि वो रिएक्ट करें। तो वो कौन है आपके, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारे मेटल का, जब पानी के साथ रिएक्शन होता है या तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं या हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बात याद रखनी है। अब आगे आ गया, और वाटर की फॉर्म क्या होती है, वाटर की और फॉर्म होती है स्टीम। ये सारी वाटर की तो फॉर्म है, तो ठंडा पानी, गर्म पानी, अब कैसा, स्टीम की फॉर्म में पानी। स्टीम जो है हमारी वो कौन लेता है, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे हमारे जो मेटल हैं ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि Zn प्लस H2O गिव्स ZnO प्लस H2। तो यहाँ पे वाटर की फॉर्म क्या है, स्टीम की फॉर्म है यहाँ पर। तो ये आपका जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, और हाइड्रोजन। क्या बात याद रखने की है, यहाँ पे देखने की है, देखो यहाँ पर हुआ हमारा हाइड्रोक्साइड, यहाँ हुआ हाइड्रोक्साइड, यहाँ हुआ हाइड्रोक्साइड। ओके, कब, जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तब। बट जब स्टीम के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, ऑक्साइड। यही मैं आपसे बोल रही हूँ कि यही याद रखना है। हो सकता है ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए कि भाई कौन सी फॉर्म के साथ वाटर की जब रिएक्ट करा जाता है तो खाली ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो कब होता है, जब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, और बाकी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं। ओके, तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट प्रॉपरली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, मेटल हमारे एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। बट इससे पहले आप ये सोचेंगे कि पिछले वाले में मैम ने नॉन मेटल का रिएक्शन क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, और यहाँ वही भी नहीं बताना है इसलिए क्योंकि नॉन मेटल ना ही वाटर और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपके थोड़े से पॉइंट कम हो गए याद रखने की। ओके, बस इतना याद रखना है कि नॉन मेटल्स एसिड एंड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नहीं बताया। अब देखते हैं, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। क्या करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है रिएक्शन करने की। जैसे कि आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वायलेंट वे में रिएक्ट करते हैं किनके साथ, आपके डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। कैसे करते हैं, वायलेंट वे में रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो आपके आ गए जैसे कि आयरन। आयरन जो है आपका, उसको थोड़ा
स्लो होता है रिएक्शन किन के साथ, एसिड के साथ। और नीचे आ गए ज़्यादा ही लेस रिएक्टिव में, जैसे कि आपका कॉपर, तो वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं आपके किन के साथ, एसिड के साथ। बट इसके अलावा आप सोचेंगे कि HCl और H2SO4 का तो बोल दिया मैम ने, उनके साथ करते हैं, और भी तो एसिड्स हैं, उनकी बात नहीं करी। जैसे HNO3 है, उसकी बात क्यों नहीं करी? उसकी बात इसलिए नहीं करी क्योंकि हमारा HNO3 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि क्यों हम HCl और H2SO4 ही की बात कर रहे हैं रिएक्ट कराने की, HNO3 की नहीं। बिकॉज द रीज़न इज दिस, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, जो क्या करता है, जो यहाँ हाइड्रोजन फॉर्म होगी उसे दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसके साथ हम रिएक्ट नहीं कराते हैं। बट एक्सेप्शन तो हर जगह है, यहाँ भी है। कुछ बहुत ही ज़्यादा वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हमारे मैंगनीज़ और मैग्नीशियम कभी कभार रिएक्ट कर जाते हैं। कब? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया ना कि जो बेचारे बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं लेस रिएक्टिव वाले, उनका तो कोई खास रिएक्शन हो ही नहीं रहा है किसी के साथ, बट कभी तो ज़रूरत पड़ती होगी ना। तो उसी चीज़ के लिए कुछ हमने ऐसा एक मिक्सचर देखना है जो आपका क्या करता है, बहुत ज़्यादा बड़ी और वैसी चीज़ों को गला देता है। ठीक है, अब ऐसा मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या है ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। किस चीज़ का? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। किस रेशो में? मतलब एक पार्ट तो आप HNO3 का लोगे और 3 पार्ट्स आप लोगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऐसे मिलाकर ये आपका एक्वा रीजिया फॉर्म होता है। आपने सुना होगा सुनार होते हैं, सोने को गला देते हैं, तो वो यही यूज़ करते हैं। तो इसमें बड़े बड़े मेटल्स आपके गल जाते हैं और ये इतना ज़्यादा करोसिव नेचर का होता है, बहुत भयंकर। अगर आपने इसको धोखे से भी लग गया हाथ तो बस समझ लिए, बहुत ज़्यादा करोसिव होता है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। 1 part of concentrated HNO3 with 3 parts of concentrated HCl. This is known as aqua regia and it is highly corrosive in nature. ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। बस फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती हैं। अब हमने भाई देख लिया कि मेटल नॉन मेटल सब औरों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, देख लिया ना। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। हाँ भाई, तो ये भी आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? बट ये एक दूसरे से अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? आयनिक एक्सचेंज करके ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। इसको देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब हमें अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम है, सोडियम आपको बताया है मैंने मेटल है। मेटल क्या करते हैं? शुरू में ही बताया था, डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, ये रहा सोडियम, इसने डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, और डोनेट करके क्या बन जाते हैं? मैंने बताया था इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। देखो बन गया, दिया इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो मेरे बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन पता होती है एटॉमिक नंबर से। एटलीस्ट तुम्हें टॉप 20 जो आपके हैं एलिमेंट्स, उनकी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें सीक्वेंस याद होना चाहिए, उसी से ही ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आएगी बनाना। उसके लिए अगर तुम कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें एक इतना अच्छा निमोनिक सिखाऊंगी, गाते बजाते तुम्हें वो आराम से याद हो जाएंगे। टॉप 20 किस सीक्वेंस में है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली दे सकता है। ये तो है भाई दानीवीर, दे देगा, दे दिया इसने। ठीक है, देने के बाद अब क्या हुआ? ये खुद पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कैटायन बन गया इसका। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन। अब इधर बैठी थी क्लोरीन। क्लोरीन तो बेचारी 7 है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करेगी? इतने बहुत से थोड़ी देगी, वो नहीं है दानी। वो कहेगी भाई तुम दे रहे हो, ला मैं ले लूँ, मैं तो एक्सेप्टर हूँ क्योंकि मैं नॉन मेटल हूँ। ये इसको ले लेगी, और लेने के बाद देखो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने अपनी ऑक्टेट, अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ली, और क्या बन गई? क्लोराइड का एनायन बन गई। ये सोडियम कैटायन बना देके, और ये लेके क्लोराइड का एनायन बन गई। फिर क्या हुआ? ये दोनों मिले, दोनों का मिलन हुआ, Na+ का Cl- का। दोनों ने मिलके आयंस जो एक्सचेंज करे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, सबको पता है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करके क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड का
कंपाउंड बना लेंगे। ये कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक होगा, क्योंकि इनमें आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो ये कैसे कंपाउंड होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। खूब ज़ोरदार बॉन्ड होगा इनके बीच में, क्योंकि आयन्स के एक्सचेंज से हुआ है, और इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी के ऊपर बेस्ड है। ये खूब स्ट्रॉन्ग होंगे ये, इसीलिए। ठीक है, बॉन्ड बढ़िया होगा इनका। अब ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, हमने पढ़ लिया। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब आयन्स का एक्सचेंज होता है। और ये आयनिक कंपाउंड्स आपके कुछ क्वालिटीज़ रखते हैं, वो हम समझ लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। क्या है इनकी क्वालिटीज़ आपकी? सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं नेचर में। ओके, सॉलिड है ऑब्वियसली भाई, हार्ड है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड बढ़िया है, आसानी से तोड़ना मुश्किल है, पहले भी बताया था। तोड़ने के लिए खूब सारा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो वो भी हाई होता है, हाई MP एंड BP। तीसरी बात, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आयन से एक्सचेंज हो रहा है, आयन से एक्सचेंज होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर्स तो होंगे ही। ठीक है, फिर क्या बात आ गई कि सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। यहाँ सॉल्वेंट्स लिखना रह गया है, सुन लो आप लोग। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट कैसे होता है? जैसे आपका वाटर, ठीक है, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं आपके बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट। आज हमने अपनी मेटल नॉन मेटल क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस सबको ख़त्म कर दिया है। अब लास्ट टॉपिक बचा है इसका, अकरेंस ऑफ मेटल। मैं चाहती इसी में कंक्लूड कर देती, बट मैं चाहती हूँ पहले आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। 10-15 मिनट की वीडियो वो भी होगी, उसमें आपका अकरेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग सब मैं करा दूंगी। ठीक है, करोजन लास्ट टॉपिक है, वो पहले भी कर रखा है, दोबारा रिकॉल हो जाएगा। विदिन 10 to 15 मिनट्स वो आपका कवर हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ हो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, और वैसे मैं कोशिश करके इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। ठीक है, सो डोंट वरी। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। ओके देन किड्स, बाय।